नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक आप सभी का पाठक क्लासेज जयपुर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम केमिस्ट्री की बातें करेंगे और केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक्स की बातें करेंगे और इसका एक लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। आज इसका हम लेक्चर 2 की बातें करने वाले हैं, L2। ठीक है, तो L1 में हमने क्या बातें की थी, ये बातें तो हम कर चुके, तो फिर ये बातें यहाँ क्यों करेंगे। ठीक है, तो पहले आप यदि आपने L1 नहीं देखा है, इसका लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट को देखिए तभी आपकी समझ में आ पाएगा लेक्चर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक बलगतिकी तो है, रासायनिक बलगतिकी के अंदर हम परिभाषा की बात कर चुके हैं। परिभाषा के बाद में हम दर की बातें कर चुके हैं, दर या वेग। ठीक है, ये बातें कर चुके हैं और हम कुछ क्वेश्चंस की भी बातें की थी, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए सॉल्व करवाए थे। आज हम बातें करने वाले हैं बच्चों दर को प्रभावित करने वाले कारक, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक की बातें करेंगे। आ जाएंगे आप लोग। तो सबसे पहला हेडिंग लगा लें आप लोग, दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, सबसे पहला कारक है हमारा बच्चों अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों की सांद्रता। चलिए, तो अभिकारकों की सांद्रता, इसके लिए बच्चों मैंने आपको रासायनिक साम्य में द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम पढ़ाया था। क्लियर? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था बच्चों? याद होना चाहिए, जेट में कई बार पूछा गया। गुलबर्ग एंड भागे, LMA को लेके भागे गुलबर्ग और बागे। तो LMA क्या कहता था? LMA कहता था कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो समानुपाती होती है अभिकारकों की सांद्रता के। ठीक है, ये तो बड़ा कोष्टक हम लगाते हैं, ये किसके लिए लगाते हैं? सांद्रता के लिए, या कह सकते हैं हम सक्रिय द्रव्यमान के लिए, एक्टिव मास के लिए लगाते हैं। तो सीधी सी बात यह है प्यारे बच्चों कि यदि अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा। अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा है तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा। कारण क्या है? क्योंकि टक्करें ज्यादा होंगी। क्या ज्यादा होंगी? टक्करें। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, कोई भी रिएक्शन जब होती है तो हमारे रिएक्टेंट जो है वो किस में बदलते हैं? प्रोडक्ट में। ये रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बदलते हैं ना, तो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं ना, इनके बीच में टक्करों का होना जरूरी है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तभी कंप्लीट होगी, रिएक्टेंट जो है तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जब क्रियाकारक के अणुओं के बीच में टक्करें होंगी। टक्करें नहीं होंगी तो फिर हमारे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो प्रोडक्ट में नहीं बदल पाते। इसकी हम डिटेल बातें करेंगे आगे चल करके। टक्कर सिद्धांत में मैं आपको बताऊंगा कि टक्करों का होना क्यों जरूरी है, क्यों एनर्जी को उत्पन्न करना जरूरी है। तो अभी केवल इतना सा ही कि अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा। और यदि कारण आपसे पूछ लेता है कि अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा होने पर वेग ज्यादा क्यों हो गया, तो आप कहेंगे क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ गई। अब टक्कर जितनी ज्यादा होंगी तो रिएक्टेंट जो हैं वो जल्दी से प्रोडक्ट में बदलेंगे, और जल्दी से प्रोडक्ट में बदलेंगे तो रिएक्शन जल्दी होगी कंप्लीट, और जल्दी कंप्लीट होगी इसका मतलब दर ज्यादा। ठीक है, मैंने भी खूब ज्यादा आपको बता दिया, सारी बातें बता दी, आप नोट कर सकते हो। समझ में आ गया है? द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम किसने दिया? गुलबर्ग और बागे ने। और गुलबर्ग और बागे के अनुसार क्या कहा गया कि अभिक्रिया की दर जो होती है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। अभिकारक ज्यादा होंगे तो अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा। क्लियर? चलिएगा, हम सेकंड कारक पर पहुंचेंगे बच्चों। देखिए, सेकंड हमारा कारक रहेगा बच्चों अभिकारक की प्रकृति। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। भाई नेचर पर भी डिपेंड होता है।
ये तो आपके नेचर पर डिपेंड करता है कि सामने वाला आपसे कैसा बिहेव करता है। तो उसी बिहेव को हम देखने वाले हैं, उसी व्यवहार को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट सुनिए, आयनिक रिएक्टेंट। आयनिक रिएक्टेंट मतलब आयनिक अभिक्रियाएं यार, सीधी सी बात है। और दूसरे हमारे कोवैलेंट रिएक्टेंट, ठीक है। तो आयनिक रिएक्टेंट यदि है बच्चों, यदि अभिकारकों की प्रकृति आयनिक है बच्चों, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाई रहेगी। रेट ऑफ रिएक्शन हाई रहेगी। वैसे भी आपको मालूम है कि आयनिक रिएक्शन कैसी होती है, वेरी फास्ट होती है, उनका जो दर होती है वो बहुत फास्ट होती है। और यदि रिएक्टेंट कोवैलेंट नेचर के हैं तो फिर इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी बच्चों वो कैसी होगी, लो होगी, कम होगी, लो होगी। किसकी बात समझ में आ गई है ये? जैसे कोवैलेंट रिएक्शन आप खूब जानते हो, खूब सारी रिएक्शंस हैं। N2 + 3H2 = 2NH3 कोवैलेंट रिएक्शन है प्यारे बच्चों। H2 + I2 = 2HI कोवैलेंट बॉन्ड होता है। N2 H2 I2 कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं, सहसंयोजी बंध से बनते हैं। रासायनिक बंध में बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। या PCl3 + Cl2 = PCl5। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये कैसी रिएक्शन है, ये कोवैलेंट रिएक्शन है, ठीक है। और कोवैलेंट रिएक्शन की जो रेट होती है वो कैसी होती है, लो होती है, ठीक है। आयनिक का एग्जांपल देख लो, पहले भी मैंने आपको बताए हैं। NaCl + AgNO3, ठीक है। क्या बन जाएगा बच्चों बताइए, NaNO3, Na + NO3- से रिएक्ट करेगा और AgCl, तो हमारा प्रोडक्ट बनाया NaNO3 + AgCl। तो ये कैसी रिएक्शन है, आयनिक है, +- Ag + NO3-। तो आयंस के बीच में होने वाली जो रिएक्शन है उनकी जो रेट होगी वो हाई होगी। और कोवैलेंट नेचर के यदि हमारे रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट की नेचर यदि कोवैलेंट है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, लो होगी। तो अभिकारक की प्रकृति में मैंने पहला पॉइंट आपको क्लियर किया है, आप जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, हाँ, नोट करने के लिए वीडियो को रोक लिया करो, मुझे मत रोक लिया करो। अब हम चलते हैं दूसरे ही कारक में, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखेंगे। देखिए बच्चों, होमोजीनस हिंदी का उपयोग करेंगे क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा हैं। समांगी और विषमांगी, देखो जी, ये आपके बड़े अच्छा समझ में आने वाला है कि समांगी रिएक्शन कौन सी होती है और विषमांगी रिएक्शन कौन सी होती है, तो सब जानते हो आप। समांगी मतलब क्रियाकारक और उत्पाद सब एक जैसे हों, सभी की भौतिक अवस्था समान हो, या तो सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड हों, लिक्विड हों, या गैस हों, या तो सभी सॉलिड हैं या सभी लिक्विड हैं या सभी गैस हैं, तो फिर वो समांगी हो गई। सभी समान तो समांगी, ठीक है। और सभी समान नहीं होते वो क्या होती है, विषमांगी। सीधी सी बात है, ये तो ये बताने की बात भी नहीं थी। अब जो समांगी रिएक्शन जो होती है ना बच्चों, समांगी रिएक्शन की जो रेट होती है, इनकी जो रेट होती है वो होती है हाई। समांगी रिएक्शन जो होती है उनकी रेट कैसी होती है, हाई होती है, और होनी भी है, वो तो सीधी सी बात है। और विषमांगी जो रिएक्शन होती है इनकी जो रेट होती है वो होती है लो, ठीक है, ठीक है। अरे क्लास में मान लो कोई बच्चा है, कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, काफी इंटेलिजेंट बच्चा है, 95% का एग्जांपल जो सुनिए बच्चों, 95% का बच्चा है, उसके पास में 95% का ही दूसरा बच्चा बैठा है, 90, 95, 92 का बैठा है, लगभग इक्वल परसेंट है दोनों की, ठीक है। तो उन दोनों की ना बहुत अच्छे से पटेगी एक दूसरे से। वो एक दूसरे से क्वेश्चन भी कंसल्ट कर सकते हैं, भैया तू ये बता दे, है ना, बड़ा एंजॉय करेंगे वो एक दूसरे को, क्योंकि दोनों लगभग समान परसेंटेज के। दूसरा एग्जाम्पल, एक 95% का बच्चा है और एक दूसरा बच्चा उसके पास में बैठा हुआ है, वो 40% का है, 10वीं में 3 बार फेल हुआ, लटक करके पास हुआ, ठीक है। एक तो ये बैठा है जी, ये 95% के महान प्राणी हैं, और एक ये बैठे हैं जी सोएडे आदमी, ठीक, ये है साहब 40% के लटक के।
इन भाई साहब को इस भाई साहब के पास बैठना पड़ गया क्लास में। क्या बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन रहेगी इनकी? क्या आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन रहेगा? मुझे नहीं लगता कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये महान व्यक्ति जो है ना, ये सोएगा। ये महान व्यक्ति बार बार से कोई ना कोई डिस्टरबेंस करेगा। ये तो बच्चा उठेगा यहां से और उठ करके वो चला जाएगा। इसके साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। वो कहेगा भाई देख, तेरे साथ में मुझे कोई क्रिया नहीं करनी, मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता भाई, मुझे माफ कर, तू आराम से तेरी जुआ मार, मैं उठा और चला यहां से। लेकिन एक जुआधारी प्राणी है 40% का, दूसरा भी जुआधारी प्राणी है 40% का, वो कहेगा आजा भाई तू मेरी निकाल जुआ, मैं तेरी निकालू जुआ। बढ़िया कॉम्बिनेशन बनेगा, शानदार इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी। अब तो समझ में आ गया ना कि समांगी है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन हाई रहने वाली है, और विषमांगी रिएक्टेंट यदि है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन लो रहने वाली है। मेरे हिसाब से तो आप समझ गए हो सर, आपके हिसाब से तो समझ गए, हमारे हिसाब से भी समझ गए। बोले बात क्लियर हो तो मैं आगे चलूंगा। चलिएगा, नंबर 3 देखेंगे दूसरे कारक में, भौतिक अवस्था। अब देखिए, भौतिक अवस्था में भी आप आराम से समझ जाएंगे। भौतिक अवस्था के लिए बच्चों सबसे फास्ट जो रिएक्शन होती है, या हम कहें रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है गैस के लिए। यदि हमारे रिएक्टेंट गैस है तो वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, यदि लिक्विड है तो थोड़ी स्लो हो जाएगी, और सॉलिड है तो फिर सबसे स्लो हो जाएगी। इस क्रम को बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो गैसीय अवस्था यदि है रिएक्टेंट की तो फिर फास्ट होगा रिएक्शन, ठीक है। लिक्विड है तो थोड़ा कम फास्ट होगा, सॉलिड है तो स्लो होगा। अब इसका कोई बताने का कंसेप्ट सुनिए। तो गैस आप अच्छे से जानते हैं कि गैस जो होती है, गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है, ठीक। द्रव जो होता है, द्रव के अणुओं के बीच में आकर्षण बल थोड़ा ज्यादा होता है। दिख रहा होगा आपको, आकर्षण बल कम है तो दूरी ज्यादा बनाई है मैंने, देख लीजिएगा इस बीच वाले एरो को देखिएगा, यहाँ आकर्षण बल थोड़ा ज्यादा है, इसके तुलना में ज्यादा है। और ठोस में तो आपको पता है कण इस तरह से चिपके हुए होते हैं, बहुत पास पास होते हैं ठोसों में जो कण होते हैं वो इस तरह से होते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा बच्चों, इनमें जब दूरी ज्यादा है, इसका मतलब दूरी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल कम है। ए और बी, ए मॉलिक्यूल है, ये बी है, ठीक है। मॉलिक्यूल बोल लो, पार्टिकल बोल लो यारा, तो आकर्षण बल कम है, बहुत कम आकर्षण बल है। और यहां सॉलिड जो है, सॉलिड में क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा है, और आकर्षण बल ज्यादा है तो ये जो बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड जल्दी टूटेंगे नहीं, और टूटेंगे नहीं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। पक्का? आप भी समझ में आ जाना चाहिए था कि यहां पर तो आकर्षण लग ही नहीं रहा, ज्यादा नहीं लग रहा तो आराम से रिएक्शन कर लेंगे दूसरे के साथ भी। लेकिन यहां पर हमारा अट्रैक्शन फोर्स जो है, अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वो ज्यादा है, और अणुओं के बीच का आकर्षण बल यदि ज्यादा होगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो दूसरे कारक के अंदर मैंने आपसे 3 बातें की है, तीनों बातें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। समांगी, विषमांगी, समांगी जो होती है वो उनकी रेट हाई होती है, विषमांगी की लो होती है। भौतिक अवस्था सबसे ज्यादा गैस के लिए रेट होगी, उसके बाद में लिक्विड के लिए रेट होगी, और सबसे कम सॉलिड के लिए रेट होगी, ठीक है। और पहला कारक बताया था रिएक्टेंट का, यदि आयनिक रिएक्टेंट है तो रेट हाई होगी, और कोवेलेंट रिएक्टेंट है तो रेट लो होगी। क्लियर है? हम 2 कारक पढ़ चुके हैं, अभिकारकों की सांद्रता और अभिकारकों की प्रकृति। हम तीसरे को मारेंगे, चलते हैं। बच्चों तीसरा हमारा जो कारक रहेगा, थोड़ी सी स्पीड को मैं बढ़ाना चाहूंगा बच्चों। नंबर 3 हमारा कारक है क्रिया कारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखो बच्चों, सीधी सी बात ये है, पहली बात तो ये सुनो कि सरफेस एरिया क्या होता है। ये मार्कर है बच्चों, ये मार्कर का सरफेस एरिया, ये जो राउंड राउंड है जो आपको दिख रहा है ना, वो सारा ही सरफेस एरिया होता है। मैं एक बार के लिए इसमें ना कैप लगा देता हूं।
देखिए बच्चों, ये हमारा मार्कर है, ये इसका सरफेस एरिया है, जहां पर मैं ना गोल 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 से अपनी फिंगर्स को घुमा रहा हूं, ये सरफेस एरिया है इसका। जो आपको दिख रहा है वो सरफेस एरिया है, पृष्ठ या कह लो सतह है, ये भी तो सरफेस एरिया है, ये गोल गोल दिख रहा है ना, ठीक है। और ये भी क्या है, इसका सरफेस एरिया है। बोलो बात क्लियर हो गई ना, सरफेस एरिया वाली बात, ठीक है। तो बच्चों सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा ना रिएक्टेंट का, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो सीधी सा कंसेप्ट है हमारा, डायरेक्ट ही हम लिखते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा। नोट करिए कंसेप्ट को, और बहुत ज्यादा समझाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो हम बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे, लेकिन यहां नहीं, सरफेस केमिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो यहीं पर, एक तो मेरे पास लकड़ी का टुकड़ा है, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, और एक लकड़ी का बुरादा है, दोनों का वजन बराबर है, दोनों का वजन बराबर है, ठीक है। 5 किलो का ही जो एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लिया है हम, ठीक है, और 5 किलो ही लकड़ी का क्या लिया है, बुरादा। आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन शीघ्रता से जलेगा, कौन अच्छे से वर्ण होगा, ये वाला, सीधी बात है। खूब आपने देखा है लकड़ी है, लकड़ी को जलाने में बड़ी दिक्कत आती है, तीली, अरे यार बुझ गई, फिर बुझ गई, फिर बुझ गई, अरे भाई अरे केरोसिन डाल जो रे, है ना। बुरादा, बुरादे में लगा यार, तुरंत जल गया, शीघ्रता से जल गया। क्यों बच्चों, बुरादा शीघ्रता से क्यों जला, शीघ्रता से जला, वो इसलिए जला क्योंकि बुरादे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। क्यों जला, क्योंकि बुरादे का पृष्ठीय क्षेत्रफल लकड़ी के टुकड़े से ज्यादा है, लकड़ी के टुकड़े से ज्यादा है। समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों। ये है हमारा मार्कर, इसको आप लकड़ी का टुकड़ा मान लीजिएगा, ठीक है। अब इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है ना अच्छे से, ये दिख रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा, ये रहा, ये रहा। बोलो बच्चों दिख रहा है ना, पक्का। चलिए मैं एक चौक ले लेता हूं जिससे आप और अच्छा समझ पाएंगे। हाँ बच्चों, लो मैंने चौक ले लिया, तो इसका सरफेस एरिया आपको दिख गया होगा, ये वाला, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, इसके 2 टुकड़े कर दिए, कर दिए। अब बताओ आप सरफेस एरिया बढ़ा या घटा, बढ़ा, पूरा देखो पूरा, ठीक है। देखो ये राउंड पार्ट, ये राउंड पार्ट, ये वाला भी राउंड, ये भी राउंड, ठीक है ना। पहले गोल वाले भाग कितने थे हमारे, 2 थे केवल, और अब कितने हो गए गोल वाले, 4, और टुकड़ा कर दिया, लो 3 टुकड़े कर दिए। अब बताओ गोल वाले भाग कितने हो गए सर, 6 हो गए, 2 और 2 4 और 1 6। लो एक टुकड़ा और कर दिया भाई जी। अब बताओ गोल वाले टुकड़े कितने, गोल वाले भाग कितने हो गए, टोटल 8 हो गए ना। तो जितना अधिक में इसको तोड़ता चलूंगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता चलेगा, बढ़ता चलेगा। किसी पदार्थ को जितना अधिक आप तोड़ोगे, जितना अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दोगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब समझ में आ गया कि बड़ा टुकड़ा था तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम, लेकिन बुरादे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा इसलिए बुरादा जल्दी से जलेगा, शीघ्रता से जलेगा, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। क्लियर, क्लियर और क्लियर, और मुझे भी मालूम है कि आपको ये बातें क्लियर अब हो ही गई हैं। चलते हैं आगे की कहानियों पर। 3 कारक हमारे हो चुके हैं, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की प्रकृति और अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना बच्चों, एक बात और सुन लो, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम मोस्टली ना ठोस पदार्थों का देखते हैं, द्रव या गैस के लिए हम कंसीडर नहीं करते, किसके लिए, सॉलिड के लिए, ठीक है ना। चौथे कारक की तरफ रुख करेंगे हम लोग। हमारा चौथा कारक रहेगा ताप का प्रभाव। इस पर आप इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा। आईएमपी, ओहो आईएमपी तो हूं ही ना, मैं पाठक हूं, आईएमपी लगा दो तो फिर आईएमपी। ताप का प्रभाव सुनिएगा बच्चों, यदि ताप बढ़ाएंगे तो फिर रेट बढ़ेगी, अभिक्रिया की रेट जो है, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ताप बढ़ाएंगे तो दर बढ़ेगी। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं की बढ़ेगी या ऊष्माशोषीय अभिक्रियाओं की, निसंदेह दोनों की बढ़ेगी।
चाहे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो। तो इसको यहां लिखते हैं ऊष्माक्षेपी के लिए भी बढ़ेगी और ऊष्माशोषी के लिए भी बढ़ेगी। कंसेप्ट को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर दें, गलती मत कर देना, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि ताप बढ़ाने पर दर बढ़ती है, ठीक है, ऊष्माशोषी के लिए बढ़ती है, क्षेपी के लिए घटती है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए ही बढ़ती है। चाहे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो चाहे ऊष्माशोषी हो, ताप बढ़ेगा तो दर बढ़ेगी। सर क्यों बढ़ेगी वो बताता हूं ना, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ताप जब बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों तो 3 चीजें बढ़ती हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें। कौन कौन सी? सुनिए। ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो फिर बच्चों क्या बढ़ गई बताइए? टक्करों की संख्या बढ़ गई। गति ज्यादा करेंगे, तेज भागेंगे, तो तेज भागता है वो टक्कर खा के गिर पड़ता है। टक्करों की संख्या बढ़ गई तो सक्रिय अणुओं की संख्या भी बढ़ गई। तीनों बातों को मैं अब समझाता हूं अच्छे से। देखो बच्चों, जब हमने ताप बढ़ाया तो क्रियाकारक के जो अणु थे उनको ऊर्जा मिली। ताप क्या है? एक ऊष्मीय ऊर्जा है भाई, ऊष्मा है। ऊर्जा मिली तो फिर वो गति करने लगे, भागने लगे। कौन? क्रियाकारक के अणु। जब गति करेंगे, भागेंगे तो फिर टक्करें होंगी, स्वाभाविक बात है ये तो। भागोगे तो टक्करें तो होगी, दूसरे से टकरा जाओगे, और जब दूसरे से टकराएंगे तो हम सक्रिय भी हो जाएंगे। जब टक्कर लगेगी, संघर्ष करना पड़ेगा तो सक्रिय होंगे, फिर निष्क्रिय नहीं पड़े रहेंगे हम। बात क्लियर होनी चाहिए। यहां पर सक्रिय अणुओं का मतलब बताता हूं, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो गए। सक्रिय अणुओं का मतलब वो अणु जो उत्पाद में बदलते हैं। सक्रिय अणु का मतलब क्रियाकारक के वो अणु जो उत्पाद में बदलते हैं। ताप का फैक्टर क्लियर हो जाना चाहिए। ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, चाहे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो चाहे अभिक्रिया ऊष्माशोषी हो। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्यों? इसके मैंने 3 कारण आपको बताए कि ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जब गतिज ऊर्जा बढ़ी तो फिर टक्करों की संख्या बढ़ी, और टक्करें ज्यादा होंगी तो सक्रिय अणुओं की संख्या भी ज्यादा होगी, उत्पाद में बदलने वाले अणुओं की संख्या भी ज्यादा होगी। क्लियर बच्चों? एक बात सुनो और नोट करो, वेरी वेरी मोस्ट लगा के। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस ताप? 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का वेग पहले से या तो 2 गुना बढ़ जाएगा या 3 गुना बढ़ जाता है। क्वेश्चन किस तरह से आता है? यहां से न्यूमेरिकल आता है, आगे चलकर के आर्हेनियस सिद्धांत पढ़ाऊंगा और आर्हेनियस सिद्धांत के अंदर बताऊंगा, मैं आपको क्लियर करूंगा ये सारी बातें कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना किस तरीके से बढ़ जाता है और किस तरीके से यहां से न्यूमेरिकल को पूछा जाता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। बेटा इसको अभी के लिए याद रखें, आगे इस बात को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बातें? तो फिर मैं इसको मिटाऊंगा। हाँ बेटा चलें, आगे चलिए अगले कारक की बातें करते हैं बच्चों। हेडिंग लगा देंगे आप लोग, डिंग डिंग डिंग, हेडिंग लगाएंगे उत्प्रेरक। अब नंबरिंग आप देखते रहेंगे, नंबरिंग मुझे याद नहीं है कि मैं कौन से कारक पर पहुंच गया हूं, आप नंबरिंग देखते रहेंगे आपकी। उत्प्रेरक, क्या कहने रे उत्प्रेरक तेरे, दूसरे के घर में आग लगा देता है, खुद घर आके सो जाता है, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। समझ में आ गई बात? उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक क्या होता है?
उत्प्रेरक वो होता है जो दूसरे के घर में आग लगाता है और खुद घर जाके आराम से सो जाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। अब समझाता हूं कि आग कैसे लगाता है। बच्चों, उत्प्रेरक जो होते हैं वे पदार्थ, उत्प्रेरक की परिभाषा बता रहा हूं बच्चों, जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। कुछ बच्चों को रटी हुई चीज है, बस बढ़ा देते उत्प्रेरक होते हैं, वेग को बढ़ा देते। किसने कहा बढ़ा देते हैं? ये घटा भी देते हैं, पागल, को परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं या अप्रभावित रहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं बेटा। अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं। ये तो निर्भर करेगा कि कैसा उत्प्रेरक डाला जा रहा है। धनात्मक उत्प्रेरक डाल रहे हो तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और ऋणात्मक उत्प्रेरक डाल रहे हो तो अभिक्रिया के वेग को घटा देगा। ठीक है, तो दूसरे के घर में तो आग लगा दिया, या तो वेग को बढ़ा दिया या घटा दिया, लेकिन खुद पर कोई फर्क नहीं पड़ा। स्वयं प्रभावित रहते हैं, उत्प्रेरक पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी कि उत्प्रेरक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो हमारे धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट। दिख रहा है क्या इस पेन से, ब्लू से? नहीं दिख रहा तो बोल तो रहा हूं ना। और दूसरे होते हैं हमारे ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, चलो बेटा, अब देखो दोनों को। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करेगा बेटा? अभी मैंने आपको बताया, नाम ही धनात्मक है, तो अभिक्रिया वेग को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं? ये अभिक्रिया वेग को घटाते हैं। बोलो, बात क्लियर है? क्लियर है। अब सुनो बातों को। सर, उत्प्रेरक वेग को बढ़ाते हैं? जी बेटा। या उत्प्रेरक वेग को घटाते हैं? हाँ बेटा। कैसे? उत्तरी मरा दिया ना। कैसे बढ़ाते हैं या कैसे घटाते हैं अब बताता हूं। बच्चों, ये उत्प्रेरक जो होते हैं ना, ये रास्ता बदल देते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं ये अभिक्रिया के रास्ते को बदल देते हैं। एक नया ही रास्ता अभिक्रिया के लिए बना देते हैं, एक नया ही पथ प्रदान कर देते हैं। सुनाता हूं कैसे। बच्चों, मान लो ये जयपुर में हूं मैं, और जयपुर से मुझे मान लो, कोई भी मान लो आप, बॉम्बे जाना है। ठीक, और जयपुर से बॉम्बे जब मैं जाता हूं तो बीच में एक पहाड़ पड़ता है। ऐसे मान रहे जी, एग्जाम्पल ले रहे हैं यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या पड़ता है? पहाड़। मैं जयपुर से चल दिया, पहाड़ आया, रास्ते में मैं चढ़ा रहे हो रे, मर गया रे भाई, परेशान हो गया रे भाई। तब जाके बॉम्बे पहुंचा। इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ा, फिर उतरा, पता चला 15 दिन लग गया भाया। आप आ गए, आपने कहा गुरुजी बहुत पागल हो आप। क्यों? गुरुजी इतने करने की क्या जरूरत थी? देखो इतना दूर से गए हो, इतनी चोटी चढ़े हो पहाड़ की। ऐसा करो ना, पहाड़ में छेद कर देते हैं ना, एक सुरंग बना देते हैं। लो गुरुजी, मैंने आपके लिए ना पहाड़ में ही सुरंग बना दी, अब निकलो ना आप आराम से जल्दी से। क्यों 15 दिन? अरे सर, रास्ता 3 दिन का है सर, रास्ता 2 दिन का है केवल ही, और 15 दिन क्यों लगा रहे हो? पक्का भाई जी। तो ये जो सुरंग बनी, ये सुरंग ने मेरे लिए किसका काम किया बच्चों? उत्प्रेरक का काम किया। मेरा वेग जो था पहले, मेरी जो स्पीड थी वो इस तरह से थी कि मैं 15 दिन में बॉम्बे पहुंच रहा था, लेकिन मेरे लिए एक नया रास्ता प्रदान कर दिया गया, जिससे कि मेरी दर बढ़ गई, मेरी गति बढ़ गई। बोलो, बात तो क्लियर है ना? कई बार पूछा भी गया है कि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नया पथ प्रदान कर देते हैं, वो अभिक्रिया के लिए एक नया रास्ता दे देते हैं। ठीक है, कैसे देते हैं? आगे की बातों को बढ़ाएंगे सर। अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं।
सक्रियण ऊर्जा को क्या कर दिया, घटा दिया। अब बेटा सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, थोड़ा इंतजार करेंगे, आर्हेनियस सिद्धांत में पढ़ाऊंगा। आर्हेनियस सिद्धांत में बताऊंगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। यहां पर अभिक्रिया का वेग घटा क्यों, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाती है। तो एक बात तो समझ में आ रही होगी आपके कि वेग और सक्रियण ऊर्जा एक दूसरे के कैसे होते, उल्टे होते हैं। यदि सक्रियण ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग घटेगा, और यदि सक्रियण ऊर्जा घटेगी तो वेग बढ़ेगा। तो इस कंसेप्ट को नोट करेंगे, दर समानुपाती सक्रियण ऊर्जा, ओहो व्युत्क्रमानुपाती, चलिए नोट करिए। सर अभी समानुपाती बोल दिया था, गलती से बोल दिया था, सल्ती कर ले। दर व्युत्क्रमानुपाती होती है सक्रियण ऊर्जा के, सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होगी तो अभिक्रिया का दर कम होगा। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है आगे हम बात करेगा आपसे, आगे बातें करेंगे सक्रियण ऊर्जा को बड़े अच्छे तरीके से। क्या आपने नोट किया, ये नोट किया? चलिए इसके लिए ग्राफ भी बनाएंगे, लेकिन वहीं बनाएंगे आर्हेनियस में। चलिए बच्चों, तो ये हमारे उत्प्रेरक की बात हुई। हम अगले कारक की ओर बढ़ेंगे, और अगला जो हमारा कारक है वो है प्रकाश, लाइट। ध्यान दो बच्चों, लाइट का जो ये कारक मैं आपको बता रहा हूं, प्रकाश का प्रभाव मैं बता रहा हूं, ये सभी अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होगा। क्लियर बोल रहा हूं, सभी अभिक्रियाओं पर प्रकाश का प्रभाव नहीं होता है। कुछ अभिक्रियाएं ही ऐसी होती हैं जिन पर प्रकाश का इफेक्ट होता है, और उन अभिक्रियाओं को कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो इस पहले आप इसको नोट करेंगे जिससे आपको समझ में आए। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका वेग प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाता है, ठीक है। इन अभिक्रियाओं को हम नोट कर लें, इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों तुम भी लिख लो, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका वेग प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। उदाहरण देखेंगे प्यारे बच्चों, H2 + Cl2, ठीक है। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां से HCl बन जाएगा, HCl, ठीक है। ये रिएक्शन जो है बच्चों मैंने लाइट की अनुपस्थिति में करवाई, प्रकाश की अनुपस्थिति में करवाई, तब ये रिएक्शन होती है सिलो। कैसी? सिलो। इसी रिएक्शन को मैंने दोबारा से कराया, और कराया लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में कराया, बनेगा हमारा वही HCl, लेकिन अब ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। कैसी हो गई? फास्ट हो गई। इसी को कहते हैं हम फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब कैसे बढ़ गई रेट, उसका कारण सुनिएगा बच्चों। लाइट जो है, ये बात मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है कि लाइट जो है, लाइट में क्या होते हैं, अपने फोटोन होते हैं। फोटोन ऊर्जा के बंडल। वो सर, हाँ याद आया सर, वो बंडल पैकेट करते थे हम, हाँ वही ऊर्जा के पैकेट या बंडल को ही क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। जब ये रिएक्शन लाइट की अनुपस्थिति में हो रही थी तो स्लो थी। मैंने जब इस पर लाइट डाली, लाइट डालने का सीधा सा मतलब है फोटोन डाले, फोटोन का सीधा सा मतलब है ऊर्जा के बंडल, इसको ऊर्जा मिली है। इस तरह से बॉन्ड था, ये इस तरह से बॉन्ड था। यहां पर तो कोई लाइट एनर्जी मिली नहीं, कोई फोटोन एनर्जी मिली नहीं, लेकिन यहां पर तो एनर्जी मिली क्योंकि लाइट डाली है मैंने, एनर्जी मिली, तो ये बॉन्ड जल्दी से टूटा। आई नहीं है बच्चों, ये Cl है, माफी चाहूंगा, Cl2 है, ठीक है। लाइट डाली
फोटोनों को इसने अवशोषित किया और अवशोषित किया, बॉन्ड जल्दी टूटा, बॉन्ड जल्दी टूटा तो रिएक्शन फास्ट हो गई, रिएक्शन फास्ट हो गई। बात समझ में आ जानी चाहिए। लाइट की अनुपस्थिति थी तो स्लो थी रिएक्शन, लेकिन लाइट की उपस्थिति में कैसी हो गई, फास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि लाइट क्या है, एनर्जी है। लाइट क्या है, लाइट फोटोन है, बंडल है ऊर्जा के। जब रिएक्टेंट को ऊर्जा मिली तो बॉन्ड जल्दी टूटा, जल्दी बॉन्ड टूटा तो रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में बदला, और जल्दी प्रोडक्ट में बदला, इसका मतलब तो जी फास्ट रिएक्शन है। हालांकि सभी रिएक्शनों पर लाइट का प्रभाव नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी रिएक्शन हम करा रहे हैं वो स्लो हुई थोड़ी सी, हमने लाइट डाली फास्ट हो जाएगी, क्योंकि सभी अभिक्रियाएं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं हुआ करती। मान लो कमरे के अंदर 10 वाट का बल्ब लगा था और 10 वाट से मैंने उठा करके 100 वाट का बल्ब लगा दिया। बताओ कौन से बल्ब की उपस्थिति में ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी? 100 वाट वाले में, क्योंकि 100 वाट वाले में फोटोन ज्यादा हैं, फोटोन ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों, नोट करेंगे इसको जल्दी से प्यारे बच्चों। चलिए तो ये जो हमने बात की बच्चों, ये बात की थी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अगली जो हम बातें करेंगे वो बातें करेंगे अणु संख्यता की। अणु संख्यता जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब हिंदी में तो खूब सारे नाम बना सकते हैं, भले आणविकता भी बोल देते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी आ जाओ बच्चों, छोटा सा टॉपिक, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अणु संख्यता मतलब अणुओं की संख्या, मॉलिक्यूल की संख्या। क्लियर हो गया नाम से, अणु संख्यता अणुओं की संख्या, अणु संख्यता अणुओं की संख्या। किसके अणुओं की? ओ सर ऐसे भी कभी होता है क्या? हाँ ऐसे ही होता है ना, रट्टाफिकेशन की क्रियाविधि कर लेते हो। एक संकर संकरण बताइए बेटा, क्या अनुपात रहता है? लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1, 3:1। बेटा जीन प्रारूप बोलो ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। अब ये पूछ लेना कि 1 2 1 कौन सा है, क्या है ये, फिर प्रतिकूल है, ऐसे थोड़ी होता है। तो अणु संख्यता का मतलब होता है अणुओं की संख्या। और किसके अणुओं की संख्या? क्रियाकारक के अणुओं की संख्या, क्रियाकारक के अणुओं की संख्या। ये लो भाई साहब, ये है अणु संख्यता, कि कोई भी रिएक्शन हमारी हो रही है उसमें क्रियाकारक के कितने मोल भाग ले रहे हैं, कितने अणु भाग ले रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं बच्चों? अणु संख्यता कहते हैं। बताता हूं, जैसे उदाहरण देख लो बेटा, 2-4 बेटा। जैसे मैंने लिखा ए से प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी उत्पाद बन रहा हो, बी लिख लो, सी लिख लो, ठीक है ना। हाँ बेटा, तो बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1 हो गई, क्योंकि इसके आगे कितना लिख रहा है, कितना मोल है इसका? 1, ठीक है। तो m = 1, अणु संख्यता 1 हो गई, ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये एकार्डुक रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि यानी एक, मॉलिक्यूलर यानी आणविक, एक ही अणु भाग ले रहा है, रिएक्टेंट का एक ही अणु है, तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई। अब बताओ बेटा, बोलो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? सर 2 हो गई। बिल्कुल 2 हो गई बेटा। अब बताओ बेटा, A + B = प्रोडक्ट। सर अब मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, एक 1 2 हो गई, m = 2 हो गई। बोलो बेटा। सर हाँ सर, अब मैं और बताऊंगा, चल बेटा बता। H2 + Cl2 = 2HCl। बोलो। सर 4 हो गई, कहाँ से? सर 2 2 4, थप्पड़ पड़ेगा 4। सर थप्पड़ भी मारते हो? कहाँ मारता हूँ, प्यार से बोल रहा हूँ ना। एक तो ये रहा, एक ये रहा, आगे देख, पीछे नहीं, आगे देख, मोल आगे होते पीछे नहीं। 1 और 1 2, तो ये भी मेरी बेटी द्विअणुक रिएक्शन है मेरे बेटा, ठीक है ना। बाई मॉलिक्यूलर, 2 अणु भाग ले रहे, 2 अणु भाग ले रहे।
ठीक है, और बताएंगे, इधर लिख दूं, चलो 2 × 5 = 4 NO2 + O2। वेरी मोस्ट करेंगे इस पर। बोलो बेटा मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई इसकी? सर 2 हो गई, ये लिख रहा आगे देखो 2 हो। तो इस तरीके से हम आराम से बता सकते हैं कि किस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, अणु संख्यता कितनी है। क्लियर है बातें बच्चों? एक और बताओ, चलो बताओ। मैंने ये लिख दिया, मान लो H2 + I2 = 2HI। चलो 1-2 प्रैक्टिस कर दो जल्दी से। सर 2 हो गई, 1 और 1 2, बिल्कुल 2 हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम आराम से बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, किस तरह से मॉलिक्यूलरिटी को निकालते हैं। लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण बातें सुननी होंगी। पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किसके इंपॉर्टेंट पॉइंट? मॉलिक्यूलरिटी के, ठीक है ना। सबसे पहली बात बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी जो है ये एक सैद्धांतिक राशि है। सर ये कौन है? बताऊंगा ना, आ रहा हूं। मॉलिक्यूलरिटी कैसी राशि है? सैद्धांतिक राशि है। सर ये कौन होती है? जो प्रायोगिक नहीं होती वो सैद्धांतिक होती है। अच्छा, तो सर प्रायोगिक क्या होती है? जो सैद्धांतिक नहीं होती वो प्रायोगिक होती है। हाँ सर, अब ठीक है। चलो तो बताओ सैद्धांतिक क्या होती है जो प्रायोगिक नहीं होती? चुप, ऐसे नहीं बोलते यार, सुनो तो फिर। मॉलिक्यूलरिटी सैद्धांतिक राशि है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब बताता हूं बच्चों। अभी हमने इतने सारे उदाहरण देखे थे अणु संकेता के। क्या हमने कोई प्रयोग किया था? नहीं सर। क्या हम प्रयोगशाला में गए थे? नहीं सर। क्या हमको ये पता लगाना पड़ा था क्या कि इस अभिक्रिया के अंतर्गत क्रियाकारकों की सांद्रता किस प्रकार बदल रही है, अभिक्रिया का वेग कौन से क्रियाकारक पर निर्भर कर रहा है, कौन से क्रियाकारक पर निर्भर नहीं कर रहा है? क्या इन बातों का हमने बिल्कुल भी सोचा था? नहीं सर, कुछ नहीं सोचा था। बस रिएक्शन देखा बताया, देखा बताया, देखा बताया। कोई भी प्रयोग की जरूरत नहीं है, प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं है। तभी तो हम इसको कह रहे हैं ये सैद्धांतिक राशि है, सिद्धांतों के आधार पर बताई जा सकती है, किसी भी प्रकार के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, क्लियर और क्लियर। सेकेंड बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी जो है इसका मान 0 नहीं हो सकता। कैसे होगा? क्रियाकारक के 0 अणु भाग कैसे ले सकते हैं? कम से कम 1 अणु तो होगा ही होगा ना, कोई अभिक्रिया होगी तो। क्रियाकारक का कम से कम 1 अणु तो होना ही चाहिए ना। यदि एक भी अणु नहीं है क्रियाकारक का तो फिर रिएक्शन कहां से होगी बेटे? तो मॉलिक्यूलरिटी का मान जो है कभी भी 0 नहीं होगा, ऋणात्मक भी नहीं होगा। अरे ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है यार। ऐसे कभी देखा है क्या कि अभिक्रिया A+B = C में A के -5 मोल, -5 मोल, ये कौन से मोल होते हैं -5 मोल? समझ में आ गया ना अच्छे से? पक्का। तो मॉलिक्यूलरिटी का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा और भिन्नात्मक भी नहीं होगा। भिन्नात्मक भी नहीं होगा। भिन्नात्मक का मतलब मॉलिक्यूलरिटी का मान इस तरह से कभी नहीं हो सकता ये मॉलिक्यूलरिटी का मान 1.5 आ गया, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 आ गया, कभी नहीं होगा। भिन्नात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, सवायो, डेढ़ो, पौन्यो, नौन्यो, देसी भाषा सुन लो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी का मान हमेशा 1 2 3 इस तरह होता है। सर 4 भी बोलो, कभी कभी होता है। ठीक है ना। अणु संकेता का मान अधिकतम कितना होता है? कितना होता है? 3। यदि किसी अभिक्रिया की अणु संख्या 3 से ज्यादा आ रही है तो फिर बातें फिर कुछ अलग हैं। वो क्या बातें अलग है वो आपके काम की भी नहीं है। तो अभी याद रखने की बात यह है कि अणु संख्या जो है इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा और भिन्नात्मक भी नहीं होगा। सवाया, पौना, नौन्या, ओन्या, इनका कोई मतलब नहीं है अणु संख्या से। बात क्लियर है? कैसी राशि है? सैद्धांतिक है, कभी भी इसका मान 0, ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं हो सकता। और सैद्धांतिक राशि है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया को देखकर मॉलिक्यूलरिटी को बताया जा सकता है, कोई प्रयोग की जरूरत नहीं है। अभिक्रिया देखो, एम बताओ, सैद्धांतिक कहलाओ।
है। अभिक्रिया देखो, मॉलिक्यूलरिटी बताओ, इसलिए सैद्धांतिक राशि है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये हमने बातें की हैं आज अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में। इसके बाद में हमने बात की अणु संख्यता के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, कि किसी भी अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी को किस तरीके से निकाला जाता है। बाकी की जो चर्चा है, बाकी की जो बातें हैं, अगला लेक्चर जल्दी ही आपके सामने पेश किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।